जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट आईएएस, जहां आज हम लोग करेंगे असम स्पेसिफिक पीवाईक्यू एनालिसिस। ये जो असम स्पेसिफिक पीवाईक्यू एनालिसिस है या फिर प्री सिक्योर का सेशन है या बाकी जो भी सेशंस अभी यूट्यूब पर और क्लासेस में हम कर रहे हैं, वो सब किसको टारगेट करके कर रहे हैं? एपीएससी प्रीलिम्स को। द एपीएससी प्रीलिम्स विच इज शेड्यूल्ड ऑन जून 8, जो जून 8 2025 को होने वाला है। इसी को ध्यान में रखकर ये असम स्पेसिफिक पीवाईक्यू एनालिसिस या बाकी पीवाईक्यू एनालिसिस या प्री सिक्योर के सेशंस में तुम्हें करवा रहा हूं। आज के असम स्पेसिफिक पीवाईक्यू एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। आप यहां देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ टॉपिक्स इतने सारे हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और गारंटीड इनसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। कल रात से गुवाहाटी के ऊपर लग रहा है कि इंद्रदेव थोड़े नाराज हो रखे हैं, इसलिए लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह से आज क्लासेस भी नहीं हो पाई, उनको भी सस्पेंड करना पड़ा वाटर लॉगिंग और हेवी रेन के वजह से। बट अपने पढ़ने की ललक को नहीं छोड़ना है। द्वापर युग में कुछ इसी तरह इंद्रदेव ने बारिश करवाई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठाकर, गोवर्धन पर्वत को उठाकर बाकी लोगों की रक्षा की थी। इसीलिए मैं आज भी, चाहे लाइट कटा हो बट फिर भी मेरे लैपटॉप में थोड़ी अभी चार्जिंग बाकी है, मैं आपके लिए मैंने ये पीवाईक्यू सेशन प्रिपेयर किया है और अभी आपके साथ शेयर करूंगा रिकॉर्ड करके, इससे पहले कि ये भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ओके, आज के सेशन में हम टॉपिक्स क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला होगा कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी के ऊपर। एक्चुअली ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये देखो इन पीवाईक्यू में कवर होंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है द लेजेंड्स द रिनॉन्ड पर्सन ऑफ आसाम, जो कि लिस्ट 1 में मेंशन्ड है, और लिस्ट 2 में उनके वर्क्स जैसे सूनपही, रूपलिम, ये वर्क्स मेंशन्ड है। तो ये मैच द फॉलोइंग सिर्फ रट्टाबाजी नहीं करनी है। हमेशा मैं बोलता हूं, हमें एक इस पीवाईक्यू से ना 10 क्वेश्चन सीखने मिलेंगे। गाइस लिख लो, 10 क्वेश्चन सीखने मिलेंगे एक पीवाईक्यू से। जैसे एक सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए अटैच करके रखा है, एक कोट मैंने लिखा है क्या, दैट आई एम फाइटिंग फॉर अ रिवॉल्यूशन फ्रॉम द रियल्म ऑफ नेसेसिटी टू द रियल्म ऑफ फ्रीडम। अब ये कौन से रिनॉन्ड एसएमएच पर्सन ने दिया था? द स्टॉलवर्ड्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम आसाम। कौन थे जिन्होंने ये कोट दिया था? ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, वो आज के पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको समझ में आएगा और तुम मुझे इसका आंसर करके बताओगे। और ऐसे कई प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं तुम्हारे साथ सेशन के एंड में भी अटैच कर दूंगा, फ्रेश प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। सो सिंसियरली इस पीवाईक्यू एनालिसिस को देखो, जहां पे हम कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी के बारे में पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के बारे में, जतेंद्रनाथ द्वारा जी के बारे में, अंबिका गिरी राय चौधरी जी के बारे में, वीरांगना खूब लड़ी मर्दानी कनकलता बोरुआ के बारे में, स्वराज पार्टी असम में जो स्वराज पार्टी एंड तरुण राम फुकौन जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फुलागुरी अपराइजिंग, पीजेंट अपराइजिंग के बारे में, कुशल कुमार के सेक्रीफाइस के बारे में, कुशल कुमार जिन्होंने गांधीयन मेथड को फॉलो किया बट फिर भी ब्रिटिश के आगे झुके नहीं, उनके सेक्रीफाइस को देखेंगे, पुष्पलता दास देवी जी के सेक्रीफाइस को, इनके करेज की बात करेंगे, मनीराम दीवान, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में। इनका एक कंट्रीब्यूशन हम टी प्लांटेशन के लिए जानते हैं, लेकिन हम दूसरा एक कंट्रीब्यूशन अभी फ्रीडम मूवमेंट में भी पढ़ेंगे। देन हम बोर गीत के बारे में पढ़ेंगे, श्रीमंत शंकर देव जी ने जो सतराज स्टैब्लिश किए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, यक्षगान, गरबा, लावणी, नटी, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी चीजें। मेनली ये जो अपर वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट मनीराम दीवान जी के तक, ये आपका पीवाईक्यू एनालिसिस मेनली कवर करेगा, और जो नीचे वाले पार्ट है यहां से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ऊपर भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं तुम्हें देते जाऊंगा। ठीक है, सो सिंसियरली इसको देखना है। चलिए, पहला यहां पर क्या क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में यहां लिस्ट 1 में कुछ डिग्निटरीज, कुछ स्टॉलवर्ड्स, कुछ लेजेंड्स दे रखे हैं आसाम के, और सामने उनका वर्क है, आपको मैच करने पूछ रहा है। हमें सिर्फ आंसर नहीं जानना है कि कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी का वर्क सोनपही है, सिर्फ रूपलिम है, ओमार तीर्थ है, तुमी है, इन चारों में से कोई एक नाम जान लेने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें इनके बारे में सब कुछ जानना होगा। सो कम टू दिस, यहां पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये विष्णु प्रसाद, स्वर्गीय विष्णु प्रसाद राभा जी की है, जिनको रिस्पेक्ट के साथ कला गुरु के नाम से भी बुलाया जाता है। अब जब नाम कला गुरु दिया गया है तो ये गुरु किस चीज के लिए जाने जा रहे हैं? कला के लिए। इनका कंट्रीब्यूशन डांस के फील्ड में, पेंटिंग, लिटरेचर के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में, ये अनमैच्ड है, और इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको कला गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इनको सैनिक शिल्पी भी बोला जाता है। शिल्पी वर्ड यहाँ पे अगेन किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है इनके कंट्रीब्यूशन इन कल्चर, इनका कंट्रीब्यूशन इन आर्ट, लेकिन साथ में सैनिक भी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कम्युनिस्ट आइडिया के साथ भी ये जुड़े थे, उससे भी इंस्पायर्ड थे, तो इनको सैनिक शिल्पी कह के बुलाया गया कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियाज में। एक ऐसा सैनिक जो कल्चर के रास्ते आगे बढ़ रहा है। ये दोनों टाइटल्स याद रखेंगे इनके।
अब हम इनके वर्क पर आए तो इनके वर्क है जैसे फेमस वर्क बाने के बांग, ये बड़ा फेमस वर्क होता है। मिसिंग कॉनिंग ये फेमस वर्क है। सोन पही ये फेमस वर्क है जिसपे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बाकी और भी फेमस वर्क, कई फेमस वर्क है, यहाँ पे तो मैंने कुछ मेंशन किए हैं। देयर आर मेनी सच अदर फेमस वर्क्स जिन्होंने कल्चर के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में आसाम को एक नई डायरेक्शन दी, एक नई दिशा दी। इनके जो वर्क्स थे, चाहे वो सॉन्ग की बात करें, लिटरेचर की बात करें, वो किस थीम के अराउंड होते थे? तो इनका थीम होता था मदर नेचर को डेडिकेटेड। इनका थीम होता था पीजेंट्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, स्पेशली ब्रिटिश जो करते हैं उसके अगेंस्ट। इसलिए आप ये कोट देखो, यहाँ पर क्या है, हाल जार माटी तार। कितना बढ़िया सिंपल शब्दों में इन्होंने कितना इंपैक्टफुल बात बोला है कि जिसका हल है, जो प्लॉइंग कर रहा है, जो खेत में जाकर अपना पसीना बहाकर खेत में हल चला रहा है, मिट्टी भी उसी की है, मिट्टी से होने वाला उपज भी उसी का है। तो इस तरह से वो पीजेंट का जो ऑपरेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट भी लिखते थे। वर्कर्स का कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है तो फैक्ट्री वर्कर्स के दर्द को समझेंगे ही, टी इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को समझ रहे हैं। इन सब पे बेस्ड इनका लिटरेचर होता था, इनकी म्यूजिक होती थी, इनका प्ले होता था। ठीक है। इनका जन्म 1909 में कहाँ होता है? ढाका में। ढाका 1909, तभी तो ये इंडिया का पार्ट था, ईस्ट बंगाल। 1909 में एक और चीज क्या होती है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है, विच वॉज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड था ये? जरा मुझे बताओगे तुम कमेंट सेक्शन में, दैट इंडियन काउंसिल एक्ट वाज बेस्ड ऑन व्हाट। और इससे सेपरेट इलेक्टेड दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी इंडिया में डिफरेंसेस पैदा करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट से। किस कम्युनिटी को पहले सेपरेट इलेक्टेड दिया गया था, आगे फिर किस कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टेड दिया गया, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो गया। और हम देखते हैं कलागुरु जी के बारे में। तो इनके वर्क की हम जब बात करते हैं तो ही वॉज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, लेकिन इन्होंने अपनी फिल्म का, अपनी म्यूजिक का यूज कभी भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किया, नॉट फॉर कॉमर्शियल गेन्स। ये इसका पर्पस कॉमर्शियल गेन के लिए नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों के दर्द को, लोगों के इश्यूज को सामने लाने के लिए किया था इन्होंने। ये चीज याद रखेंगे। इन्होंने असिस्ट भी किया, जो पहली एसएमएस फिल्म है जिसको कि स्वर्गीय ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी ने बनाया, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये भी मेंशन थे। इन्होंने जो पहली एसएमएस फिल्म बनाई जॉय मोती, जो कि एक लेडी के स्ट्रगल को दिखा रही है, उनके करेज को दिखा रही है एक ऑपरेसिव रूलर के अगेंस्ट में, उसको इन्होंने असिस्ट किया था साथ में इनके मिलकर। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी ने इसको डायरेक्ट किया, इसको बनाया, और असिस्ट कर रहे थे कलागुरु विष्णु राभा जी। ठीक है। राभा जी के जो सॉन्ग है, इनको राभा संगीत के नाम से जाना जाता है। इनका अपना एक फ्लेवर है, इनका अपना एक जॉनर है। एंड आई नो तुम में से कई स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो म्यूजिक के फील्ड में भी अच्छा कर रहे हैं। यू मस्ट नो मोर अबाउट इट, राइट। इन्होंने ही अभी प्रेजेंट में जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है आसाम की, द लैंड वॉज डोनेटेड बाय हिम। तो सोचो कितना बढ़िया काम किया इन्होंने कि इन्होंने एडुकेशन के भी इंपॉर्टेंस को समझा और तेजपुर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन भी दान में दी थी। इनका एसोसिएशन बान थिएटर के साथ भी था। ही वॉज एसोसिएटेड विथ बान थिएटर। ये बान थिएटर के साथ भी एसोसिएटेड है, जिसको कि असमीज कल्चर के नर्सरी के रूप में जाना जाता है, कि जिनको असमिक कल्चर सीखना है, थिएटर के रास्ते सीखना है, तो आप बान थिएटर जा सकते हैं, जो कि पहला परमानेंट थिएटर माना जाता है इस रीजन का, राइट, जो 1906 से एग्जिस्टेंस में। आगे जाकर कलागुरु विष्णु राभा जी भी इससे जुड़ते हैं। ये उनके जन्म से पहले, 1909 से पहले, 1906 से एग्जिस्टेंस में बान थिएटर। बान थिएटर के साथ और भी लेजेंड्स एसोसिएटेड थे। ये लेजेंड्स रूप कुंवर ज्योति प्रसाद जी, रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी, फनी शर्मा जी, चंद्रधर गोस्वामी जी एंड द रिनाउंड डॉक्टर भूपेन हजारिका, ये सब भी बान थिएटर के साथ एसोसिएटेड है। ओके। अब हम दूसरे डिग्नेटरीज पर आते हैं, दूसरे स्टॉलवर्ट पर आते हैं। दूसरा नाम किनका था, आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन में, दूसरा नाम था ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का। ज्योति प्रसाद अग्रवाला, अग्रवाला कम्युनिटी के ये जो लोग हैं, ये राजस्थान या मारवाड़ी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं इनका बैकग्राउंड एसोसिएटेड होता था, पर इन्होंने आसाम की मिट्टी को, आसाम के कल्चर को इतने अच्छे से समझा, इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि इन्होंने फर्स्ट एसएमएस फिल्म बनाई जिसका नाम है जॉय मोती, एक लेजेंडरी फिल्म 1935 की। इनको रूप कुंवर के नाम से भी बुलाया जाता है, याद रखिएगा, रूप कुंवर के नाम से स्वर्गीय ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी को याद रखा जाता है। स्वर्गीय ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की जो डेथ एनिवर्सरी है, दैट इज ऑब्जर्व्ड एज, किस रूप में ऑब्जर्व करते हैं गाइज, शिल्पी दिवस के रूप में, याद रखेंगे। इसलिए मैंने बोला ना कि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज तुम याद रखोगे। आर्टिस्ट डे या शिल्पी दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 जनवरी, जो रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की डेथ एनिवर्सरी है। इन्होंने ही चित्रबोन स्टूडियो भोलागुरी टी एस्टेट में स्टेब्लिश किया था। भोलागुरी टी एस्टेट कहाँ पर है, तो मुझे बताना अभी जरा, इन विच डिस्ट्रिक्ट,
ये तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि ये भोलागिरी टी एस्टेट कहाँ पर है। यहीं पर इन्होंने चित्रबन स्टूडियो इस्टेब्लिश करा था, सो दैट फिल्म मेकिंग को और ज़्यादा बल मिल सके और सपोर्ट मिल सके। इनकी जिस हम पहले फिल्म की बात कर रहे हैं जॉय मोती के बारे में, एक करेजियस लेडी के बारे में, वो जॉय मोती जो मूवी है वो किस पे बेस्ड था, एक प्ले पे बेस्ड था, जिस प्ले को लिखने वाले थे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी। सो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। हम ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के बाकी काम की बात करें तो रूपलीम, खुमपुर सोपोन जो कि बच्चों के लिए पोएम है, राइट, इंदिरा मलती, अमार गांव और ऐसे कई सारे वर्क्स इन्होंने लिखे। ज्योति प्रसाद अग्रवाला एक इंसान जिसने आसाम की मिट्टी को अपना समझा और आसाम के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए मूवीज के रास्ते, प्ले के रास्ते, पोइट्री के रास्ते काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। याद रखें इसको। और ये सारे पता एक एग्जाम्पल हैं। एक तरफ हम ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम कलागुरु विष्णु राभा जी के बात कर रहे हैं। तो ये ना उन लोगों को एक अच्छा करारा जवाब है जो लोग ना रीजनलिज्म की बात करते हैं कि तुम असमीज नहीं हो, तुम फलाना नहीं हो, तुम चिलाना नहीं हो। उनको एक करारा जवाब है कि रीजनलिज्म इन स्टॉल वार्ड्स ने बिल्कुल नहीं कभी सपोर्ट किया था। इन्होंने कल्चर को अपनाकर उस कल्चर को हमेशा प्रमोट किया। एंड वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस, वी ऑल शुड एक्सेप्ट दिस, राइट। तब इन लोगों को जवाब मिलेगा और ये सब तुमसे मेरी यही एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट किन के ऊपर था, तो क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा जा रहा था जतींद्रनाथ द्वारा जी के बारे में। जतींद्रनाथ द्वारा जिन्हें हम रेस्पेक्ट के साथ और किस नाम से बुलाते हैं, बोन फुलोर कवि के नाम से बुलाते हैं। अब बोन फुलोर कवि के नाम से इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इनकी जो पोइट्री बुक है बोन फूल, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1955 में मिल रहा है गाइज। ही इज द फर्स्ट राइटर फ्रॉम एसएमइज लैंग्वेज, एसएमइज लैंग्वेज से पहले राइटर, बाकी और हिंदी लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज से, इनसे भी अलग अलग, बांग्ला से, मराठी से, अलग अलग लैंग्वेजेस से लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एसएमइज लैंग्वेज के ये पहले राइटर हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 1955 में इनकी पोइट्री बुक बोन फूल के लिए। इसलिए इनको बोन फुलोर कवि के नाम से, कवि के नाम से बुलाया जाता है। अ नोटेबल पोइट ऑफ जोनाकी इरा, जोनाकी इरा के बारे में कभी डिटेल में अलग से बात करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है असमीज लिटरेचर का। तुम मुझे अभी शॉर्ट में बता सकते हो कमेंट सेक्शन में दैट व्हाट डू यू मीन बाय द जोनाकी इरा ऑफ असमीज लिटरेचर। ये तुमसे मेरा एक्सपेक्टेशन है, तुम बताओगे। इनके फेमस वर्क की बात करें तो उमौर तीर्थ, कथा कविता, आपून सोर, बोन फूल जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, मिलोनोर सूर, ये सारे इनके फेमस वर्क हैं। एंड कई और फेमस वर्क भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। एक और जो स्टॉलवर्ड जिनकी बात हो रही थी वो थे अंबिका गिरी राय चौधरी जी। अंबिका गिरी राय चौधरी को हम पोएट, लिरिसिस्ट, एक गांधीयन फ्रीडम फाइटर के रूप में, सोशल वर्कर के रूप में, एक पेट्रियट, देशभक्त के रूप में याद रखते हैं, जिनको रिस्पेक्ट के साथ आसाम केसरी के नाम से बुलाया जाता है। अभी तक हमने 4 स्टॉलवर्ड के नाम पढ़े। अंबिका गिरी राय चौधरी, इनको आसाम केसरी बुलाएंगे। जतींद्रनाथ द्वारा जी, इनको बोन फुलोर कवि के नाम से बुलाते हैं। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी, इनको रूप कुंवर के नाम से बुलाते हैं। एंड विष्णु प्रसाद राभा जी, जिनको कला गुरु एंड सैनिक शिल्पी के नाम से बुलाते हैं। तो ये इनके एलियास नेम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ऐसे कोट्स जो यहाँ देखो, हाल जार माटी तार, जो मैंने मेंशन किया है, ऐसे कोट्स भी याद रखने हैं। सो अब हम जरा आते हैं अंबिका गिरी राय चौधरी जी के बारे में। तो इन्होंने किस तरह से कल्चर के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया। जैसे इन्होंने, जब कॉलोनियल इंडिया चल रहा है तो आसाम के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए इन्होंने आसाम संग्रहखिनी सभा का फाउंडेशन किया, जिसे आसाम प्रिजर्वेशन काउंसिल इंग्लिश में बोला सकते हो। ही ऑल्सो फाउंडेड आसाम जातीय महासभा, आसाम शिक्षा प्रचार समिति और ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं जिससे आसाम के कल्चर को और प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके। इनके फेमस वर्क है तुमी, बीणा, चेतना, बंदनी भारत। चेतना और बंदनी भारत जो है ये तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को स्पेशली दिखाता था। इट वॉज स्पेशली शोइंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, याद रखिएगा। ये एक क्वेश्चन का हमने पीवाई को एनालिसिस किया है डिटेल में। ऐसे अभी आपको और क्वेश्चंस करने हैं। अब तुम मुझे बताओ, एक क्वेश्चन से तुम्हें 10 क्वेश्चन सीखने मिला कि नहीं मिला? मिला ना। यही करना है गाइज, ऐसे ही सीखते जाना है, बस ऐसे ही सीखते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। देखो नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, ध्यान रखना। एग्जामिनेशन में पॉजिटिव रहना, बट ओवर पॉजिटिव नहीं हो जाना कि तुम करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट चूज करके आ जाओ, राइट। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में डूबते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, उनके ओवर कॉन्फिडेंस में ना पड़िए, है ना। केयरफुल रहिए, अपने दिमाग को हमेशा जमीन पर रखिए।
पहला स्टेटमेंट क्या है, कनकलता बरुआ वॉज फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आसाम। बिल्कुल, इन्हें हम वीरांगना कनकलता बरुआ के नाम से बुलाएंगे, अभी हम देखेंगे इनके बारे में। कनकलता बरुआ ज्वाइंड द मृत्यु वाहिनी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। यस, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में आसाम में दो वाहिनी बनी, एक बनेगी शांति वाहिनी और दूसरी बनेगी मृत्यु वाहिनी। मृत्यु वाहिनी मतलब एक ग्रुप जो कि अपने जान की भी परवाह नहीं करेगा, अपने जान की भी सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहेगा देश के सेवा के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान डू और डाई की जब बात गांधी जी ने कही थी, बिल्कुल ये मृत्यु वाहिनी की मेंबर थी। सही है। सी वॉज मार्टर्ड इन यंग एज, वेरी यंग एज, 17 साल की उम्र में ये मार्टर होती हैं, जब ये एक पुलिस स्टेशन पर ब्रिटिश झंडा हटाकर वहाँ पे देश का झंडा फहराने की कोशिश करती हैं। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा था, नॉट करेक्ट, आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव होगा ना। ए गलती से नहीं चूज कर लेना, ब्लंडर हो जाएगा, भारी मिस्टेक, बुझे। आइए ये देखिए, कनकलता बरुआ जी को डेडिकेटेड एक स्टैचू यहाँ पर है, उन्होंने हाथ में झंडा लिया हुआ है। अब जरा आप इस फ्लैग को देखो, यहाँ जो ये फ्लैग का इस पार्ट को देखो, इस फ्लैग के सेंटर में क्या बना हुआ है, यहाँ अशोक चक्र नहीं है, यहाँ गांधी जी का चरखा है। क्यों भैया, क्योंकि ये फ्लैग कब का है, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट का है। ये देखो 17 साल की उम्र में 20 सितंबर 1942 को गोहपुर थाना या बोरांगबारी थाना में इन्होंने शहादत दी थी, सेक्रीफाइस दिया था। अपने शहादत के लिए इनको वीरांगना के नाम से बुलाया जाता है। जैसा मैंने शुरू में इनको इंट्रोड्यूस किया, खूब लड़ी मर्दानी, जैसे एक झांसी वाली रानी थी वैसे कनकलता बरुआ है, राइट। ऐसे ही रानी गैंडेलन्यू है ना, रानी गैंडेलन्यू को रानी का टाइटल किसने दिया था, बताना तो मुझे। तो हमारी कनकलता बरुआ जी ये क्विट इंडिया मूवमेंट में लीड करती हैं, मृत्यु वाहिनी के मेंबर हैं, समझा चुका हूं मैं। मृत्यु वाहिनी मतलब एक डेथ स्क्वाड जो जिंदगी की परवाह नहीं किए बिना अपने काम को पूरा करेगा। यंग लोगों का ग्रुप था। ऐसा ही डेथ स्क्वाड आप बिहार में भी देख सकते हो, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में कई जगह बना। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, शहीद स्मारक पटना। ये उन स्टूडेंट्स का, ये भी यूथ थे, पटना के स्टूडेंट थे जिन्होंने पटना सेक्रेटेरिएट के बाहर जाकर क्या ठाना कि हम वहां जाकर आज़ादी का झंडा फहराएंगे, और इस तरह से ब्रिटिश की गोली लगती है और शहादत मिलती है इनको। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर मृत्यु वाहिनी के मेंबर कनकलता बरुआ जी हैं। साथ ही साथ इनके साथ और भी मेंबर थे, जैसे मुकुंद ककाती जी, इन्होंने भी इसी रोज शहादत दी थी, इन्होंने भी यहाँ सेक्रीफाइस किया। रामपति राजकोवा जी जिन्होंने झंडा फहराया, राइट, एक्चुअली इन्होंने झंडा होस्ट किया था, झंडा फहराया था पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर, इंजर्ड थे बुरी तरह से, पर फिर भी झंडा फहराने का काम किया। सो इनके इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखना है हमें। आगे चलते हैं, और ये शहीद स्मारक पटना का है, ठीक वैसा ही सिचुएशन, ठीक वैसा ही सीन, और टाइम भी वही क्विट इंडिया मूवमेंट का, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट गोपीनाथ बोरदोलोई जी एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, इनको लोकप्रिय के नाम से बुलाते हैं। लास्ट पीवाईक्यू में हमने इनके बारे में भी काफी कुछ डिस्कस किया था, राइट। एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी इन आसाम ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट सॉरी, कि इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान स्वराज पार्टी का एक ब्रांच एस्टेब्लिश किया आसाम में। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या मेंशन किया है, पीवाईक्यू एनालिसिस 26। जो पीवाईक्यू एनालिसिस 26 मैंने करवाया था ना, वहां पर भी एक क्वेश्चन था। ये देखिए पीवाईक्यू एनालिसिस 26 का क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन आसाम ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ जो आंसर है, स्वर्गीय तरुण राम फुकौन जी, जिनको हम देशभक्त के नाम से बुलाते हैं। एक्चुअली में इन्होंने, जो कि सीआर दास के काफी क्लोज थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने गया सेशन के बाद स्वराज पार्टी स्टेब्लिश की, उसकी एक ब्रांच आसाम में स्वर्गीय तरुण राम फुकौन जी ने स्टेब्लिश किया था। तो ये मैंने तुमको पीवाईक्यू एनालिसिस 26 में एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहां देखो पीवाईक्यू एनालिसिस 30 में भी ये क्वेश्चन फिर से मिल रहा है। हमेशा मैं बोलता हूं ना कि पीवाईक्यू करके दाओ, देखो उससे कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, और देखो यहां क्वेश्चन है सामने। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, हमें पीवाईक्यू से ही मालूम पड़ा ना, इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी यूपीएससी के एग्जाम में जिन्होंने भी पीवाईक्यू किया था, अच्छे से जो क्लासेस करवाए थे, वीडियोज यूट्यूब पे जो है उनको फॉलो किया, अच्छा गया है उनका। और जिनसे गलती हो गई वो अगले बार इन गलतियों से सीख कर सही करना, उदास नहीं होना, सही करना। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या, द फार्मर अपराइजिंग इन फूलगुरी एरिया ऑफ असम वाज वन ऑफ द अर्ली पीजेंट मूवमेंट्स। यस, बिल्कुल अर्ली है, 1857 के जस्ट बाद होता है, 1861 के अराउंड, वेयर इन द फार्मर्स ऑफ फूलगुरी रीजन हैड स्टॉप्ड पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन द ओपन डिफाइंस ऑफ फॉरेन टेरिटरी। बिल्कुल सही बात है कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट पीजेंट अपराइजिंग है, जहां पे फूलगुरी रीजन के जो फार्मर्स हैं, इन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश को टैक्स नहीं देंगे, हम उनको किसी भी टाइप का रेवेन्यू एक्वायर करने में हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका रूल हमारे लिए टायरेनिकल हो रहा है।
सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा भैया? 2 ओनली होगा, क्योंकि करेक्ट आंसर चूज करना आपको बोल रहा है। अब स्वर्गीय तरुण राम फुकॉन के जी के बारे में मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस 26 में समझाया है, आप वहां जाके डिटेल में देख सकते हो। ये बस मैंने एक स्लाइड वहां से अटैच कर दिया था, ठीक है। हम आते हैं फूलगुरी अपराइजिंग के ऊपर। पीवाईक्यू एनालिसिस 26 में आप तरुण राम फुकॉन जी के बारे में पढ़ सकते हैं, बाकी स्टॉलवर्ड्स के बारे में। फूलगुरी अपराइजिंग और फूलगुरी धावा 1861 का है ना, अर्ली है, 1857 के जस्ट बाद की कहानी। अब 1857 में ब्रिटिश को जो लॉस हुआ ना, तो ब्रिटिश ने वो लॉस कैसे पूरा करने की कोशिश की? ब्रिटिशर्स थे, ऑपरेसर थे, तो उन्होंने वो लॉस कैसे पूरा करने की कोशिश की थी? इंडियंस के ऊपर और टैक्स डाल दो, उनसे पैसा हम उगा लेंगे, यही इनका तरीका था। इसके अगेंस्ट पीजेंट अपराइजिंग होता है फूलगुरी नौगांव में 1861 में। सबसे पहले अब फार्मर्स पहले से परेशान थे। 1857 के बाद इवेंट्स क्या होते हैं, जो बेटल लीफ होते हैं, एरेका नट, सुपारी जो होती है, उसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने टैक्सेशन लगा दिया था, इसके ऊपर भी टैक्सेशन लगा दिया। तो फार्मर्स बोले कि भैया हमारी जान लोगे क्या, हमारे लिए कुछ तो छोड़ दो। इसके लिए पहले फार्मर्स का एक ग्रुप जो है वो डीसी डिप्यूटी कमिश्नर जो है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है लेफ्टिनेंट हर्बर्ट स्कॉन्स नाम याद रखिएगा, इसके पास जाता है। पर ये फार्मर्स के साथ बात नहीं करता है, घमंडी होते थे ये लोग, नहीं बात करते थे लोगों के साथ। तुम ऐसे सिविल सर्वेंट नहीं बनना, सिविल सर्वेंट बन रहे हो तो सिविल पब्लिक के सपोर्ट के लिए हो, पब्लिक के काम के लिए हो, है ना, उनको अपने पाँव की जूती समझने के लिए नहीं। वैसा बनना है तो बिल्कुल बनना ही नहीं। फिर किसी भी टाइप का हेट्रेड है किसी भी रीजन के लोगों के लिए, किसी भी रिलीजन के लोगों के लिए, किसी लैंग्वेज के लोगों के लिए, किसी कास्ट के लोगों के लिए, किसी क्लास के लोगों के लिए, तो प्लीज सिविल सर्वेंट मत बनिए, क्योंकि पहले से ही हालत खराब है और खराब मत करना जाकर। कोई भी हेट्रेड किसी भी टाइप का ना इन्फेरियर फीलिंग नहीं रखना है। ये ब्रिटिश ऐसे ही थे। एस्कॉन्स ने फार्मर्स से मिलने से बात कर दिया। जब फार्मर्स ने बोला कि ठीक है हम एक साथ इकट्ठा होकर इसको डिस्कस करेंगे, जिसको राजी मेल बुलाते हैं, राजी मेल मतलब एक टाइप की फार्मर्स या पीपल्स असेंबली, एस्कॉन्स ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इवन उसने लेफ्टिनेंट जीबी सिंगर को भेजा कि जाओ उनको कंट्रोल करो। हालांकि जीबी सिंगर जाके वहां पे ब्रिटिश की तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है बिना कोई सिंपैथी दिखाए हुए, और इस इंसिडेंट में जीबी सिंगर मारा जाता है। फार्मर्स के साथ कॉन्फ्रंट्रेशन होता है। उसके बाद पुलिस काफी फेयर्स एक्शन लेती है, और पुलिस के फेयर्स एक्शन में स्कॉन्स भी शामिल था, कैंपेबल भी शामिल था। इसने 1857 का रिवॉल्ट भी कंट्रोल किया था लखनऊ में। इन दोनों ने मिलकर फार्मर्स को बुरी तरह से, इनके फार्मर्स की हत्या भी की, और ये जो फूलागुरी का जो पीजेंट अपराइजिंग है, फूलागुरी धावा जो है, इसको भी सप्रेस कर दिया। इतना हमें फूलागुरी अपराइजिंग, फूलागुरी धावा के बारे में याद रखना है, और इन ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट और किस तरह से अपराइजिंग होता है। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशल कुंवर जी के बारे में। स्वर्गीय कुशल कुंवर जी, इनके बारे में क्या पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना। कुशल कुंवर जी वॉज ए सत्याग्रही एंड गांधीयन फ्रॉम आसाम। एकदम सही बात है जी, ये गांधी जी को फॉलो करते थे, बिल्कुल पहला करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। एक्यूजिंग कुशल कुंवर एज द चीफ कॉन्स्पिरेटर ऑफ ए ट्रेन सैबोटेज दैट टुक प्लेस एट सारूपथार इन 1942, ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस। सारूपथार से कौन कौन लोग हैं तुम लोग बताना जरा। He was arrested by the British police। एकदम सही बात है कि इनको एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, उसका कॉन्स्पिरेटर ब्रिटिश ने इनको बना दिया था। हालांकि ये उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे, इनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं था ब्रिटिश के पास, पर ब्रिटिश रूल यही तो था, एविडेंस हो चाहे नहीं हो, लोगों को परेशान तो करते थे ना गाइज। सेकंड इज करेक्ट। ही वॉज हैंग्ड एट सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर। नहीं जी, पोर्ट ब्लेयर जेल में नहीं, इनको यहीं आसाम में ही जेल में हैंग किया गया था। तो नॉट करेक्ट की बात होगी तो सिर्फ एक नॉट करेक्ट है, डी, है ना, करेक्ट नहीं ढूंढना है, नॉट करेक्ट ढूंढना है। आ जाइए कुशल कुंवर जी के बारे में। कुशल कुंवर जी, आप इनका पिक्चर देख सक रहे हैं, और पिक्चर के नीचे देखो एक कोट है, ही अलोन कैन बी अ ट्रू सत्याग्रही हु नोज द आर्ट ऑफ लिविंग एंड डाइंग। ये कुशल कुंवर जी का कोट नहीं है, ये कोट है गांधी जी का। फिर तुम बोलोगे कि सर जी फिर आपने इसको यहाँ क्यों लिखा गांधी जी के कोट को? क्योंकि इसको कुशल कुंवर जी ने शेयर किया था जब इनको फांसी की सजा होती है, जेल में रहते हैं, इनकी पत्नी इनसे आकर मिलती है, उस इंसिडेंट में भी और पहले भी इन्होंने बताया कि एक सत्याग्रही वही हो सकता है, एक सच्चा सत्याग्रही, जो जीने के और मरने दोनों के रास्ते को, दोनों के तरीकों को बेहतर समझता हो। इसलिए मुझे फांसी से बिल्कुल डर नहीं है। तो गांधी जी के इस कोट को इन्होंने अपनी जिंदगी का सार बना लिया था, इसलिए मैंने गांधी जी का ये कोट इनके साथ अटैच किया है। तुम ऐसे वगैरह में भी लिख सकते हो, एथिक्स में लिख सकते हो। चलिए, एक गांधीयन फ्रीडम फाइटर जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए प्राइमरी स्कूल भी सेटअप किया था। गांधी जी भी तो एजुकेशन के ऊपर जोर देते थे ना, ऑनररी टीचर के रूप में बेंगवाई में एक प्राइमरी स्कूल भी स्टार्ट करते हैं। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस पार्टी एंड लीड द पीपल इन सारूपथार एरिया। सारूपथार एरिया में लोगों को लीड भी करते हैं।
कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन उस रीजन में करते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एंड देन सारू पथार की जो कांग्रेस कमेटी है उसके प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किए जाते हैं। सो गांधीयन तरीके से कांग्रेस के थ्रू भी इन्होंने काफ़ी काम किया। अब इनकी फांसी की जब हम बात करते हैं तो इवेंट्स स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट तो स्टार्ट किया डू और डाई के स्लोगन के साथ, और सबको अपना अपना टास्क भी बता दिया था। टास्क मैंने तुमको क्लास में बताया है ना, पंचायत का सचिव जी का भी एग्जाम्पल देकर, तो टास्क बता दिया। लेकिन अगले सुबह तो गांधी जी और बाकी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो जैसा बाकी इंडिया में हुआ था कि अनप्लान्ड वायलेंट एक्टिविटीज, जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने जेल ब्रेक किया, उषा मेहता जी बाकी लोगों ने मिलकर रेडियो सर्विसेज से स्टार्ट किया। तो जब ये सीक्रेट रेडियो सर्विसेज चल रहा है, जेल ब्रेक चल रहा है, पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है, ये तो गांधी जी के प्लान में नहीं था। तो कुछ वैसा ही आसाम में भी चल रहा है। आसाम में कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक रेलवे ट्रैक की पटरी को हटा दिया। अब जब वहां से स्लीपर्स हटा दिए गए तो रेल जो जा रही थी जिसमें ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो ट्रेन डिरेल हो जाती है और सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। इसके लिए ब्रिटिश बुरी तरह से एक्ट करते हैं और कुशल कुंवर जी जो हैं इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जब कुंवर जी अरेस्ट होते हैं, हालांकि इनके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं था, लेकिन ब्रिटिश को सबूत की जरूरत नहीं होती थी, उन्होंने इनको फांसी की सजा सुनाई और फाइनली इनको फांसी 15 जून 1943 को आसाम में ही जोरहाट जेल में मिलती है, पोर्ट ब्लेयर जेल में नहीं। ठीक है, याद रखेंगे इतना इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अगेन नॉट करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। नॉट करेक्ट के बारे में क्या है? पुष्पलता दास फ्रॉम आसाम ज्वाइंड द फेमस सॉल्ट मार्च लेड बाय महात्मा गांधी। स्वर्गीय पुष्पलता दास जी जो हैं, इन्होंने महात्मा गांधी का सॉल्ट मार्च को ज्वाइन किया था क्या? नहीं भैया, सॉल्ट मार्च को नहीं। देखेंगे किसको ज्वाइन किया था। मनीराम देवान, ये गांधी जी के दूसरे ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट इंडिविजुअल सत्याग्रह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी, बट सॉल्ट मार्च में स्पेसिफिकली नहीं। मनीराम देवान जी वॉज हैंग्ड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। नहीं, एक्चुअली इन्हें काफी पहले ब्रिटिश ने हैंग किया था। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। पूछ क्या रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग एज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, दोनों के दोनों नॉट करेक्ट है ना, दोनों गलत है। चलिए, पुष्पलता दास जी, आप इनका पिक्चर यहां देख सकते हैं और नीचे मैंने क्या लिखा है? पद्म भूषण। 1999 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, है ना, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि इनके कार्य के लिए, इनके कर्तव्य के लिए जब इनको ताम्रपत्र दिया जा रहा था कि आपने आज़ादी के लड़ाई में भारत के लिए ये सब काम किया, उसके लिए आपको ताम्रपत्र दिया जाएगा, तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। कितनी अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लेडी थी। इन्होंने बोला कि मैंने आज़ादी की लड़ाई किसी ओहदे के लिए, किसी भी टाइप के ऑनर के लिए नहीं की थी, वो तो मेरा फर्ज था एज ए फेलो इंडियन। ये लोग हैं ट्रू इंडियन, इनको ट्रू इंडियन बुलाया जाएगा, सच्चे भारतीय, और हम सबको इनसे सीखना है। अभी जिन जिन लोगों की बात की उनसे सीखना है। बाद में सरकार ने फिर इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। एक ट्रू गांधीयन फ्रीडम फाइटर, हालांकि शहीद भगत सिंह के आइडिया से भी इंस्पायर्ड थी। जब स्कूल में थी, पान बाजार स्कूल गुवाहाटी में ही पढ़ती थी गाइज, है ना, तुम में से भी कई पान बाजार स्कूल गुवाहाटी से पढ़े होगे या उसके पास रहते होगे। जब स्कूल में थी, पान बाजार स्कूल में, तो वहां पर जब शहीद भगत सिंह जब HSRA के मूवमेंट्स को लीड कर रहे हैं, HSRA की एक्टिविटीज़ को लीड कर रहे हैं, तो इन्होंने भी उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर इन्होंने, इनके बाकी दोस्तों ने खून से चिट्ठी लिखी थी, शपथ पत्र लिखा था कि हम इस रास्ते पर चलकर आज़ादी हासिल करेंगे। हालांकि गांधी जी के आइडिया से भी इंस्पायर्ड हैं, पैरेलली, दोनों तरह से। मात्र 6 साल की एज थी इनकी। 6 साल की एज में इन्होंने बानर सेना में, ये बानर सेना जो है ना, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में, या CDM मूवमेंट के टाइम में, इवन क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भी, इवन कई जगह तो रेफरेंस है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में भी, ग्रुप बनते थे। जैसे बानर सेना, आगे जाकर 2 बना, एक बनेगा बानर सेना। पहले शुरू में सिर्फ बानर सेना था, फिर बानर सेना के साथ साथ मंजरी सेना। पर्पस एक ही है, बस नाम अलग अलग है। बानर सेना में जनरली बॉयज रहेंगे और मंजरी सेना में जनरली गर्ल्स रहेंगे। शुरू में बानर सेना बनाया गया था, तो ये शुरू में बानर सेना के भी मेंबर थी। बानर सेना पवन पुत्र हनुमान जी से इंस्पायर्ड है ना। भगवान श्री राम जब रावण के अगेंस्ट जाते हैं तो जंगल में बानरों के ही तो सेना बनाते हैं। उन्होंने जंगल में रहने वाले उन जानवरों को भी अपना बना लिया। देखो कितनी बड़ी बात है। बाकी पवन पुत्र हनुमान तो खुद पवन पुत्र हनुमान है, भगवान शिव के ही अवतार थे। चलिए, इनके हम गांधी जी के साथ एसोसिएशन की बात करते हैं। तो जब ये अर्ल लॉ कॉलेज गुवाहाटी में पढ़ाई कर रही थी, अभी प्रेजेंट में इस अर्ल लॉ कॉलेज का नाम क्या है तुम मुझे बताओगे, क्योंकि लास्ट PYQ एनालिसिस में मैंने डिस्कस किया है। जब ये अर्ल लॉ कॉलेज गुवाहाटी में पढ़ाई कर रही थी, तभी इन्होंने गांधी जी की इंडिविजुअल सत्याग्रह, कब स्टार्ट हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह? 1940 में, अगस्त ऑफर ठुकरा कर, पढ़ाया है ना क्लास में।
अगस्त ऑफर ठुकराकर 1940 में गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह बोलते हैं स्टार्ट करो। कौन था पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, बताओगे तुम। यहाँ आसाम में इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भी वो जो फेमस गोहपुर पुलिस स्टेशन के ऊपर झंडा फहराने के लिए जो आज़ादी के मतवाले गए थे, उनमें से एक ये भी थी कनकलता बरुआ जी के साथ, वीरांगना कनकलता बरुआ जी के साथ। तो याद रखिए इतना पुष्पलता दास जी के बारे में। आगे जाकर ये राज्यसभा के मेंबर भी बनती हैं भारत की आज़ादी के बाद, ठीक है। और साथ में उसी क्वेश्चन में मनीराम दीवान जी के बारे में मेंशन था, जिनको की रिस्पेक्ट के साथ कालिता राजा के नाम से भी बुलाया जाता है। कालिता राजा मनीराम दीवान, या जिनका नाम मनीराम दत्ता बरुआ है, ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पीपल टू एस्टेब्लिश टी गार्डन इन असम। कॉमर्शियल टी गार्डन जो है वो इन्होंने पहले एस्टेब्लिश किया, जिसका एक नाम है सिनामोरा टी एस्टेट इन जोरहाट। आप पढ़िएगा सिनामोरा टी एस्टेट इन जोरहाट के बारे में। पहला कॉमर्शियल टी प्लांटेशन एरिया कंसिडर किया जाता है। और मनीराम दीवान जी, जिनको हम रेस्पेक्ट से कालिता राजा बुला रहे हैं, ये पहले टी गार्डन एस्टेब्लिश करने वाले इंडिविजुअल पर्सन कंसिडर किए जाते हैं। इनके टी गार्डन की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, वो अलग से एक पूरा टॉपिक होगा, डिबेट का टॉपिक होगा, डिस्कशन का टॉपिक होगा। हम ब्रिटिश के साथ बात करें तो जब टी गार्डन का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है तो उस टाइम में ब्रिटिश के साथ इनके रिलेशन ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने रियलाइज किया कि ब्रिटिश जो है वो तो इंडिया के लोगों को, आसाम के लोगों को सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए 1857 में 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने किसका साथ दिया, रेबल्स का साथ दिया। और ब्रिटिश ने इसी वजह से इन्हें अरेस्ट कर फांसी दी थी 1857 के रिवोल्ट के बाद, ठीक है। सो ड्यूरिंग 1857 अपराइजिंग ही वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश। हम मनीराम दीवान जी के बारे में आगे कभी बात करेंगे, इनके टी एस्टेट के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के लिए तुम्हारा स्टार्ट होता है। अभी तक भी काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब स्पेसिफिकली ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ये जो राइट और लेफ्ट साइड्स में कॉर्नर्स में जो मैंने इमेजेस लगा रखे हैं, जो गर्ल्स हैं वो इन इमेजेस को, इन ज्वेलरीज को बड़े अच्छे से पहचानती हैं। बॉयज आपको भी मालूम होना चाहिए। तो लिस्ट 1 है इन ज्वेलरी के बारे में और उसका इंग्लिश नेम सामने है, आपको ये मैच करना है। ये APSC ने पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है। इमेजेज आप देख सकते हो। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, एंड वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से इंस्पायर्ड है उसके बारे में। ये आंसर भी मैं तुमसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम ही मुझे बताओगे। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वसुधा पर रहने वाले लोग कुटुंब हैं। द होल अर्थ, द पीपल ऑफ द होल अर्थ इज वन फैमिली। ये अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है, हमको ओरिजिनल मालूम होना चाहिए। वसुधैव मीन्स वसुधा पर रहने वाले लोग कुटुंब हैं, परिवारजन है। ये आंसर तुम बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर गीत के बारे में। बोर गीत के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, तो अगर ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो नॉट करेक्ट वाला हम कोई चूज करेंगे। आपको पढ़ना है कि बोर गीत, अब बोर गीत जो है ये इंडियन डिवोशनल फोक सॉन्ग है आसाम के, बिल्कुल सही बात है जी, डिवोशनल फोक सॉन्ग है जिसको श्रीमंत शंकर देव और श्रीमंत माधव देव जी ने लिखा। अब इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट पढ़िए और मुझे आंसर कीजिए। अगर दिक्कत होगी तो मैं अगले सेशन में बिल्कुल डिस्कस कर लूंगा। लास्ट स्टेटमेंट को जरा देखो, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ अभी। क्या लिखा है, द म्यूजिक ऑफ बोर गीत इज सिमिलर टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बट हैव अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर। करेक्ट बात है, बोर गीत का जो म्यूजिक है ना वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से इंस्पायर्ड है। जैसे हम इंडियन म्यूजिक की बात करें तो इंडियन म्यूजिक को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक नॉर्थ इंडिया का जिसको हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये हो गया हमारे नॉर्थ इंडिया में। और दूसरा हो गया हमारा द्रविडियन म्यूजिक, ये हो गया हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में। तो ये जो 2 बेसिक डिवीजन है, जैसे हमारा कथक जो नृत्य है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे किया जा रहा है, कथकली द्रविडियन म्यूजिक को, क्लासिकल म्यूजिक को यूज करके किया जाएगा। हमारे जो बोर गीत है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ही यूज है, बट एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर है, एक जो रीजनल एसएमएस फ्लेवर है वो उसमें आता है, लेकिन है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ही पार्ट। याद रखिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्या है, सतराज के बारे में है। आसाम में श्रीमंत शंकर देव और फिर बाकी के जो सत्र एस्टेब्लिश हुए थे उनके बारे में। एंड आई एक्सपेक्ट कि तुम इसका सही आंसर बिल्कुल करोगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो जरा क्या कहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये रहा सेकंड स्टेटमेंट, श्रीमंत शंकर देव जी एस्टेब्लिश द फर्स्ट सत्र एट बॉरपेटा। क्या ये सही है? सही नहीं है ना। कहाँ एस्टेब्लिश किया था पहला सत्र उन्होंने, बताना तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान के ऊपर। अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को चलो तुम्हारे साथ मैं भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। पहला क्या बोल रहा है कि यक्षगान जो है वो एक फोक डांस है। भैया फोक डांस तो है तमिलनाडु का, नहीं भैया तमिलनाडु का नहीं है, ये कर्नाटक के रीजन में मेनली प्रैक्टिस किया जाता है। कुछ एक एग्जाम्पल आप तेलुगु रीजन में भी देख सकते हैं, बट मेनली कर्नाटक रीजन में यक्षगान को प्रैक्टिस किया जाता है।
जहां यक्ष की गान किया जाता है, यक्ष का गुणगान किया जाता है। यक्ष मतलब डेमी गॉड, तो यक्ष गान ना एक टाइप का गाइज फोक डांस भी हो गया। कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये तो एपीएससी का क्वेश्चन है, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, एक टाइप का थिएटर भी हो जाएगा। दोनों चीज हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्या है, नटी इज ए फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एकदम करेक्ट। नटी जो है, ये नटी एक फोक डांस है, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, सही है जी। सेकंड स्टेटमेंट सही है, वैसे आपको नॉट करेक्ट ढूंढने थे। तो सेकंड जहाँ जहाँ पर है वो तो नहीं होगा ना आंसर, यहाँ पर भी सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, आंसर तो मिल ही गया। देखो कॉमन सेंस से एक बार से। नटी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का है। लावणी, लावणी इज ए ट्रेडिशनल डांस ऑफ गुजरात, नहीं भैया गुजरात का नहीं है लावणी। तुमने बाजीराव मस्तानी मूवी अगर देखी हो या उसमें एक गाना देखा हो जहाँ पे हमारी प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस है, दीपिका पादुकोण, ये गाना गाती हैं, डांस करती है, कौन सी, पिंगादी पोड़ा, अच्छा डांस है ना, दैट इज लावणी। क्या है, लावणी है। मराठी वीमेन, मराठी गर्ल्स बड़े अच्छे से इस फोक डांस को परफॉर्म करती हैं। एक ट्रेडिशनल डांस है, फेस्टिवल्स के ड्यूरेशन में डिफरेंट ओकेजन में परफॉर्म किया जाता है लावणी। ये महाराष्ट्र का है, गुजरात का नहीं है। पिंगादी पोरा, आज जाके देख लेना, लावणी दिख जाएगा आपको। गरबा, गरबा इज ए फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। अरे हमने गरबा तो करते दया भाभी को बचपन से देखा है, मेरा फेवरेट टीवी सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुजरात का ये फोक डांस है, राजस्थान का नहीं। राजस्थान का कलबेलिया हो सकता है, कलबेलिया है ना। तो 1, 3 और 4 रॉन्ग हो गए, आंसर क्या हो गया, डी, रॉन्ग ही तो पूछ रहे थे, बुझे। ये आज का पीवाईक्यू एनालिसिस था। अच्छे से करो इसको, नोट्स बना लो और देखो फिर तुम्हारा जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है ना, ऐसे सारे पीवाईक्यू एनालिसिस जितने मैंने करवाए हैं सब कर लो, देखो तुम्हारा एग्जामिनेशन कैसे बढ़िया नहीं जाता है। बिना नर्वस हुए आगे के जितने दिन हैं उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, इसी तरह क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू से, टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका सॉल्यूशन पढ़ो, जो सही हो रहे हैं उसका भी पढ़ो, क्लास के नोट्स को दोबारा रिवाइज कर लो, हो गया काम। बस महादेव का नाम लो, वाहे गुरु अल्लाह जीसस का नाम लो और पढ़ाई में लग जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।